स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मिटिगेशन ऑफ बोहर मॉडल की कमियों की। एटम से रिलेटेड बोहर ने क्या बातें बोली थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए सोमरफील्ड साइंटिस्ट था, उसने अपनी बातें बोली थी। तो जो कमियां किसमें रह गई थी, बोहर मॉडल में रही थी, वो किसने दूर की थी, सोमरफील्ड ने दूर की थी। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अपन ने बोला था एटम से रिलेटेड, किसी एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने दो तरीके के मॉडल पढ़े थे। एक तो अपना मॉडल था क्लासिकल मॉडल, कौन सा था, क्लासिकल मॉडल। एक अपना मॉडल था क्वांटम मॉडल, क्वांटम या वेव मैकेनिक्स मॉडल, मॉडर्न मॉडल। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, क्लासिकल मॉडल में जो एटम से रिलेटेड सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था वो कौन सा साइंटिस्ट आया था, थॉमसन। साइंटिस्ट कौन सा था सबसे पहले, थॉमसन। उसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो कौन सा था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद जो साइंटिस्ट आया वो कौन सा था, बोहर। बोहर के बाद जो साइंटिस्ट आया वो कौन सा था, सोमरफील्ड। ये वो साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसने दी थी बातें, थॉमसन ने। थॉमसन के इससे मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, उसको किसने पूरा किया, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, उसको किसने पूरा किया, बोहर ने। बोहर के मॉडल में जो कमियां थी उसको किसने पूरा कर दिया, सोमरफील्ड ने। और जो सोमरफील्ड के मॉडल में जो कमियां थी वो अपन किससे देखेंगे, क्वांटम मॉडल या वेव मैकेनिक्स मॉडल। इस तरीके से एटम की जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ मॉडल दिए गए थे। उसके अपने बात थॉमसन की कर ली थी, रदरफोर्ड की कर ली, और बोहर की मॉडल की बातें कर ली थी। आज पढ़ेंगे इस बोहर मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी जो सोमरफील्ड को रास नहीं है, सोमरफील्ड के सुटेबल नहीं रही। तो देखना, अपन बात करेंगे मिटिगेशन ऑफ बोहर मॉडल की कमियां। देखिए वन बाय वन इसको अपन स्टडी करते हैं इसका। तो सबसे पहले जो इसकी कमी थी वो बोहर मॉडल की सबसे पहली कमी कौन सी थी, कि इसका जो मॉडल था वो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए लागू हो रहा था। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर मॉडल लागू था। ये इसकी सबसे पहली कमी थी। इस मॉडल में क्या हुआ, ये जो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, इसने क्या दिया, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर अपने मॉडल की बात की थी। किसी एटम, एक ऐसा आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, एक हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए अपना क्या दिया था, मॉडल दिया था एटम से रिलेटेड। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर अपना मॉडल अप्लाइड नहीं कर सका। तो इसकी सबसे पहले मिटिगेशन कौन सी थी, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर यह मॉडल लागू होता था। बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसी या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पर अपना जो मॉडल है नहीं समझा पाया। तो देखना, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कौन कौन सी आती हैं, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो देखना, एक तो हाइड्रोजन, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम प्लस 3। तो ये वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी इन्हीं के लिए क्या दिया था, इन एटम से रिलेटेड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, या मैं कह दूं एटम के लिए क्या दिया था, अपना मॉडल दिया था। उसमें अपने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें बोली थी, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कमी। सेकेंड कमी की बात करूं अगर मैं, तो देखना, इसने क्या कहा, किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे मॉडल लागू होता है, किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे, इसका मतलब इसकी कमी हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अगर ये रिपल्सन की बात करता अपने मॉडल में, इलेक्ट्रॉन के बीच इसने कहीं भी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की बातें नहीं बोली। बोहर ने क्या नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की बात नहीं बोली। अगर ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की बात करता, इसका मतलब क्या होता, ये जो इसका मॉडल है ये कहाँ पर लागू होता, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए।
तो इसकी कमी क्या थी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को ही समझा पाया, एटम से रिलेटेड कुछ बातें बोली, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बातें कुछ नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच इसने रिपल्सन की जो बात नहीं बोली। अगर ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की बात करता तो इसका मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। तो अगर ऐसी बातें करता तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी अपने बातें बोल सकता था, जिसको ये नहीं समझा पाया। अब इसके बाद क्या हुआ देखना, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की जब बात आती है तो इसने जो अपने मॉडल में क्या लिया था, Z परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z लिया था, एटॉमिक नंबर Z। इस एटॉमिक नंबर Z की जगह अगर क्या काम में ले लिया जाए, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। Z इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर Z की जगह Z इफेक्टिव काम में ले लेता तो Z किसके लिए काम में लिया था इसने, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। और Z इफेक्टिव किसके लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। अगर ये Z की जगह Z इफेक्टिव काम में लेता या इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन को बता पाता तो ये जो इसका मॉडल था वो किसके लिए अप्लाइड हो सकता था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। तो वो कारण थे जिसके अंदर इसने इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की बात नहीं की, Z की जगह Z इफेक्टिव काम में नहीं लिया, जिसके कारण इसकी कमी कौन सी रहेगी कि ये सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अपना मॉडल है अप्लाइड कर सका, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अपना मॉडल है नहीं दे सका। ये तो इसकी फर्स्ट मिटिगेशन होगी, इसको आप उतार ले। उसके बाद में बात करता हूँ इसकी सेकेंड मिटिगेशन क्या थी, क्या कमी थी। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेकंड कमी की, सेकंड मिटिगेशन कौन सी रही थी। फर्स्ट हो गई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अपना क्या देश का, ये अपना मॉडल है देश का। अब बात करते हैं इसके सेकंड मिटिगेशन। सेकंड इसकी जो मिटिगेशन थी वो थी किससे रिलेटेड, स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थी, स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड कैसे थी देखना, मैं समझा रहा हूं इसको। बोर्ड ने क्या बोला था कि जब कोई किसी एटम का जनरली जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है, किसी एटम या एलिमेंट का क्या लिया जाता है, जनरली जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो स्पेक्ट्रम कौन सा लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों लिया जाता है इसकी मैंने बात कर ली थी। जो लाइंस अपने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती वो कहाँ मिलती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती हैं। तो देखना ध्यान से, एमिशन स्पेक्ट्रम की जब भी बात आती है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, एक तरीके का क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें अपने को क्या देखने को मिलेगी, लाइंस। जिस स्पेक्ट्रम में अपने को लाइन देखने को मिलेगी, जैसे स्पेक्ट्रम में मान रहा हूँ, इसमें अपने को क्या मिलेंगी, जो लाइंस मिलेगी, स्पेक्ट्रम लाइंस। ये क्या है, स्पेक्ट्रम लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रम लाइंस है, जब इन स्पेक्ट्रम लाइंस को किसके द्वारा देखा गया था, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। किसके द्वारा देखा गया, इन स्पेक्ट्रम लाइंस को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो ऐसे पता लगा कि ये जो एक स्पेक्ट्रम लाइन, ये जो एक स्पेक्ट्रम लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रम लाइन किससे बनी होती है, छोटी छोटी एक से ज्यादा सूक्ष्म माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन से मिलकर बनी होती है। ये जो एक स्पेक्ट्रम लाइन है वो छोटी छोटी एक से ज्यादा किससे बनी होती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन से बनी होती है, जिसकी व्याख्या बोहर नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रम में, जिस स्पेक्ट्रम में इसने बताया था अपने स्पेक्ट्रम में लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस की बात की थी, तो जब इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये छोटी छोटी मिलकर क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है, स्पेक्ट्रम लाइन बनाती है। छोटी छोटी स्पेक्ट्रम लाइन मिलकर एक स्पेक्ट्रम लाइन बनाती है। इस चीज को किसने नहीं बता पाया, बोहर ने बता पाया। तो देखना इस चीज से रिलेटेड इसका मतलब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम, ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस है, ये कौन सी लाइन है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन। ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन है, इनको ये समझा नहीं पाया।
तो बोर की ये कमी रह गई थी कि माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन, इसका मतलब किसी स्पेक्ट्रम लाइन को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता, इसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी कमी थी, इसको उतार ले। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, फर्स्ट इसकी क्या कमी रह गई थी, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, सेकंड क्या था, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये जो बातें हैं मॉडिफाइड फॉर्म किसका था, सोमरफील्ड का था। सोमरफील्ड ये बातें बोल रहा है कि इससे पूछेगी बातें तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मॉडिफाइड किसने किया था, इसके बोर के मॉडल में सोमरफील्ड ने किया। सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन, इससे रिलेटेड कुछ बातें बोली, देखना उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बोर तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन भी होती है क्या किसी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम लाइन में जब किससे देखा जाए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाए। तो इसने क्या बोला, किसी सेल में, सोमरफील्ड ने क्या बोला, किसी सेल, एनी सेल, किसी भी सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब सेल होते हैं। एक से ज्यादा क्या होते हैं, सब सेल, मोर देन वन क्या होते हैं, सब सेल। तो किसी भी सेल में एक से ज्यादा सब सेल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो किसी सेल में एक से ज्यादा क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी वाले क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। इनसे रिलेटेड क्या बातें बोली इसने, इन सब सेल के कारण ये जो डिफरेंट एनर्जी वाले, जैसे मैं बात करूं ये कोई सेल है, इस सेल में क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी वाले, डिफरेंट एनर्जी वाले क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। डिफरेंट एनर्जी वाले क्या होते हैं, सब सेल। इन्हीं सब सेल के कारण क्या होता है, सोमरफील्ड ने बताया, इन्हीं सब सेल के कारण ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस, जिसकी व्याख्या किसने नहीं कर पाया, ये जो बोहर इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सोमरफील्ड ने बोला किसी सेल में एक से ज्यादा क्या होते हैं, अलग अलग ऊर्जा वाले सब सेल होते हैं। इन सब सेल्स के कारण ही क्या होती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइनें क्या होती हैं, शो होती हैं। ये सोमरफील्ड ने बोला, इसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो किसी सब सेल के कारण जिसकी एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो, उसी के कारण अपने क्या दिखती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम में लाइन दिखती है, जिसको अपन बोहर इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसकी ये क्या थी, मिटिगेशन थी। इसको उतार लें, उसके बाद अपन इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाए कि सब सेल के अकॉर्डिंग कैसे माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट होंगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सोमरफील्ड ने बोला कि किसी सेल में भिन्न ऊर्जा वाले क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। डिफरेंट एनर्जी वाले सब सेल होते हैं। इन्हीं सब सेल के कारण अपने को क्या देखने को मिलती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती हैं, जिसकी बोहर व्याख्या नहीं कर पाया। अब देखना ध्यान से, जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखना क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, किसी हाइड्रोजन एटम के लिए, किसी हाइड्रोजन एटम के लिए अपने को क्या पूछ ले, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल के बीच किन दो सेल की बात कर रहा है, थर्ड सेल और फोर्थ सेल के बीच अपने को क्या पूछ ले, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखा अपने को पूछ ले, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले, तो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सोमरफील्ड ने क्या बोला, किसी सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले सब सेल। इन सब सेल के कारण अपने को क्या मिलती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन। तो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन किन के कारण मिलती है, सब सेल के कारण। तो जिस सेल की अगर बात कर रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई कहानी, सेल से। तो जिन दो सेल के बीच अपने को क्या दे दे, किसी एटम के लिए क्या पूछ ले, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन पूछ ले, अपने को डायरेक्ट क्या करना है,
जो सेल दिए गए हैं जिनके बीच क्या पूछ रहा है, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन पूछ रहा है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं N1 बोल देता हूं, इसको मैं N2 बोल देता हूं। तो जिसके बीच अपने को क्या पूछा है, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन पूछी है, अपने को क्या कर देना, डायरेक्ट उन दोनों सेल की क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, उनके बराबर क्या होगी, माइक्रोस्पेक्ट्रम में लाइंस होगी। अपने को किसके बीच पूछा है, कौन कौन से सेल दिए गए हैं, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। इसका मतलब N1 क्या है, थर्ड सेल, N2 क्या है, फोर्थ सेल। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस। ये जो इनका नंबर आएगा माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन। तो किसी हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड सेल और फोर्थ सेल के बीच की जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन है उनका आंसर क्या होगा अपना 12। इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है, तो उसको सोल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि जिन दो सेल के बीच अपने को क्या पूछा है, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस पूछी हैं, उनको क्या कर देना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने उसकी संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको उतार लें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस पर, उसकी मैंने बातें कर ली। इसके बाद अपन पढ़ेंगे थर्ड मिटिगेशन बोर मॉडल की। इसको पहले आप उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड मिटिगेशन की। बोर मॉडल की दो कमियां हो गई, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बात करते हैं थर्ड, इसकी थर्ड जो मिटिगेशन थी वो कौन सी थी, उसकी बात करेंगे, देखना ध्यान से। थर्ड क्या बोला इसने, देखना। थर्ड जो इसकी मिटिगेशन थी वो किससे रिलेटेड थी, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन से ही रिलेटेड थी। देखना कैसे थी, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन। ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन जिसको बोर है, इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनको जब माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन को रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं, रिस्पेक्टिवली एक तो क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड से इनको क्या किया गया, गुजारा गया मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इन माइक्रो स्टेट से, माइक्रो जो स्पेक्ट्रम लाइन है, इनको कहां से गुजारा गया, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ये जो माइक्रो स्टेट थी, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन बोल सकते हैं इसको, इनको कहां से गुजारा गया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब एक तो चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया और एक विद्युत क्षेत्र से जब गुजारा गया, तो ये इसमें क्या बोला जाता है, ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन है, ये जो माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइन, ये क्या हो जाती है, एक से ज्यादा भाग में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। एक से ज्यादा भाग में क्या हो जाती हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। एक से ज्यादा भाग में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये जो इन माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस हैं, ये जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखा है, इनको किससे गुजारा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र से गुजारने से ये जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस एक से ज्यादा भाग में क्या हो जाती हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो स्प्लिट हुई, इस बात को कौन है, बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखना, अगर मैं बात करूं इन माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस की, अगर मैं इसको, एक साइंटिस्ट था स्टोक और जिमान एंड स्टोक, तो जिमान एंड स्टोक के अकॉर्डिंग क्या था, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया, मैग्नेटिक फील्ड से, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को जब मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजारा जाता है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोला जाता है, जिमान साइंटिस्ट था एक, जिमान इफेक्ट बोला जाता है। उसी के नाम के अकॉर्डिंग ये रख दिया गया कि जब माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को अपने किससे गुजारा, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, तो उस तरीके को, इस तरीके के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, साइंटिस्ट जिमान ने इसके बारे में बताया था, तो उसको क्या बोला जाता है, जिमान इफेक्ट। जब माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को किससे गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, किससे गुजारा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है, तो इसको बोला जाता है स्टोक इफेक्ट।
इसको किसने बताया था? सबसे पहले साइंटिस्ट स्टोक ने बताया था। इसको क्या बोला जाता है? स्टोक इफेक्ट। तो जीमान एंड स्टोक इफेक्ट क्या हो गए? माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस है इनके एक से ज्यादा भाग में क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो स्प्लिटिंग है इसकी बोहर व्याख्या नहीं कर पाया, बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसकी ये क्या थी? एक मिटिगेशन थी, इसकी कमी थी। तो इसको उतार ले पहले, उसके बाद अपन बात करते हैं ये जो स्प्लिटिंग हो रही है क्यों हो रही है, किसके कारण स्प्लिटिंग होती है। ऐसा क्या हुआ इसमें कि स्प्लिटिंग होने से माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन में क्या होगी? स्प्लिटिंग हो गई। इनका क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया इन मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये तो बात होगी कि स्टोक इफेक्ट एंड जीमान इफेक्ट इन दोनों की एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया बोहर। ये इसकी क्या थी? एक कमी थी। तो तीन तरीके की कमी हो गई। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगता है सिर्फ, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर। सेकंड इसकी थी माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस की जो नेचर है, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस कहाँ से आती हैं? माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखी गई, उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। थर्ड इसकी थी जीमान एंड स्टोक इफेक्ट। जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन है उनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया बोहर। ये इसकी थर्ड मिटिगेशन थी। अब देखना, अब बात आती है स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग क्यों होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस है, इसमें क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्प्लिटिंग के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ। स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग है इसके बारे में बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्प्लिटिंग के बारे में ऐसे बोला जाता है, एक तो स्प्लिटिंग होती है किसकी प्रेजेंस में? हमेशा ही स्प्लिटिंग हमेशा ही एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में होती है, एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में होगी। स्प्लिटिंग जब भी होती है एक्सटर्नल फील्ड किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में होगी, वरना स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड एक बात बोली जाती है, देखना ध्यान से। किसी बाह्य क्षेत्र की, किसी एक्सटर्नल फील्ड की अनुपस्थिति में, किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक ही उपकोष के, एक ही उपकोष के कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जिनकी ऊर्जा क्या हो? समान हो। मैंने कहा किसी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में किसी भी एक सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उन्हें क्या बोला जाता है? समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश का मतलब क्या हुआ? डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने कहा किसी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब क्या हुआ? वहां पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही, जिसके कारण स्प्लिटिंग नहीं होगी तो किसी सब सेल में उपस्थित जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होगी? एनर्जी सेम होगी। जैसे मैं बात करूं, ये ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैं बात करूं किसी सब सेल में ये क्या है? ऑर्बिटल्स। मैंने जब तक यहाँ पे कोई नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया? फील्ड नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फील्ड की यहाँ पे क्या है? एब्सेंस। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे क्या है? एब्सेंट। जब एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है इसका मतलब इनमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये आगे इसका विपाटन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी क्या होगी? एनर्जी सभी की सेम होगी। एनर्जी क्या होगी? इनकी सेम होगी। ये जो ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी सेम है इनको क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब देखना, जब मैं एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में अगर इसको देखूं, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया जाता है, उसके बाद क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग कहाँ होती है? जहाँ एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस नहीं होती, जहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंस होती है। तो देखना ध्यान से,
इसकी उपस्थिति में क्या फर्क पड़ेगा इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पर। तो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल पर मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल फील्ड मैंने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाने से ये जो ऑर्बिटल थे जिनकी ऊर्जा क्या थी, एनर्जी क्या थी, सेम थी, ये एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग हो गई। तो स्प्लिटिंग कहाँ होती है, मैंने कहा स्प्लिटिंग वहाँ होती है जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की क्या हो, प्रेजेंस हो। हमेशा ही एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में क्या होती है, स्प्लिटिंग बतानी है। वरना अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस हो, उसमें अगर किसी सब सेल की बात की जाए, ऑर्बिटल उनकी एनर्जी क्या हो, सेम, उनको क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग हो गए उनको क्या बोला जाता है, जेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी ऊर्जा सेम अब नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, जिसके कारण जो ऑर्बिटल थे जिनकी पहले ऊर्जा समान थी उसके बाद एनर्जी समान है नहीं होगी, क्योंकि उनमें क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। उनको क्या बोला जाता है, जेनरेट ऑर्बिटल। तो एक तो होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, एक होता है जेनरेट ऑर्बिटल। तो स्प्लिटिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जेनरेट ऑर्बिटल। और स्प्लिटिंग से पहले जो ऑर्बिटल कहलाते हैं वो कौन से हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिसमें किसी एक्सटर्नल फील्ड की क्या होती है, एब्सेंस होती है। इसको उतार ले, उससे रिलेटेड बातें मैं कुछ और बताऊंगा। इसको पहले आप उतार लें। चलिए, ये तो बात होगी स्प्लिटिंग क्यों होती है। मैंने कहा जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है तो क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन। जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन है उसको अपन ने किस में देखा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो क्या होगा देखना, देखना मैंने कहा स्प्लिटिंग होती है माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस की, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस। इन माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को अगर मैं कहाँ से गुजार दूं, एक तो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में अपना कौन कौन सा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इसमें दो पोल होते हैं, किसी चुंबक में दो पोल होते हैं। एक तो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब देखना, यहाँ से मैं कह रहा हूँ इन माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस को मैं किससे गुजार रहा हूँ, इससे मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो गई है कि माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन हो गई। इसको मैं कहाँ से गुजार रहा हूँ, इससे मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसमें क्या हो जाती है, एक से ज़्यादा लाइंस में इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन की एक से ज़्यादा लाइंस में स्प्लिटिंग होना, ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, साइंटिस्ट जीमान ने इसके बारे में बताया था कि जो स्प्लिटिंग होती है वो एक्सटर्नल फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस किस में स्प्लिट हो गई, ये जो माइक्रो एक से ज़्यादा लाइंस में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, जिसको क्या बोला जाता है, जीमान इफेक्ट। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो स्प्लिटिंग कब होती है, किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है। इसी तरीके से अगर माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन, अगर इन माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन को मैं किससे गुजार दूं, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से। ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। देखना, इससे गुजारने का मतलब क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र में कितने, दो तरीके के आवेश होते हैं, एक तो पॉजिटिव आवेश और एक कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में दो पोल थे, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र में कितने होते हैं, दो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। इन दोनों के बीच से अगर मैं ये जो स्पेक्ट्रम लाइन है, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन, इनको अगर इन दोनों से गुजारूं तो क्या होगा, देखना, ये जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन है ये एक से ज़्यादा भागों में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। एक से ज़्यादा भागों में क्या हो जाएगी,
स्प्लिट हो जाएगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में ये जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन इनकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो स्प्लिटिंग हमेशा ही किसके प्रेजेंस में होती है, किसी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में होती है। तो इस तरीके के इफेक्ट जब माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है, इस तरीके के इफेक्ट किसने बताया था, स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, स्टोक इफेक्ट। स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इन दोनों की व्याख्या, ये जो जीमान इफेक्ट एंड स्टोक इफेक्ट, ये जो माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही है, इसकी बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका, बोर एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं बता पाया। जब सोमरफील्ड ने इनके बारे में थोड़ा कुछ बताया था, तो मॉडिफाइड फॉर्म था इसके बोर मॉडल का, जो मॉडिफाइड फॉर्म वो कौन सा था, सोमरफील्ड। तो बोर को जब पूछा गया सोमरफील्ड के द्वारा कि इनकी माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस की स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो उसने बोला नहीं, मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही बताओ स्प्लिटिंग कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही। तो जीमान एंड स्टोक इफेक्ट की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन उसको नहीं बता सका। इसको आप उतार ले, इसकी थर्ड मिटिगेशन हो गई बोहर मॉडल की। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बताया माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइंस में स्प्लिटिंग क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है, जीमान इफेक्ट एंड स्टोक इफेक्ट। क्योंकि इसके कारण क्या लगा दिया अपने, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात हो गई किसकी, बोहर मॉडल के मिटिगेशन की। बोहर मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी, ये जो कमियां हैं ये किसके द्वारा पूरी की गई थी, सोमरफील्ड ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया था। सोमरफील्ड को ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट एटम से रिलेटेड कुछ बातें और बोली। इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म था, इसमें जो इम्प्रूवमेंट किया वो किसने किया था, सोमरफील्ड ने। तो अब अपन पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड सोमरफील्ड का जो मॉडल है उसने क्या क्या बातें बोली। जो बातें बोहर की मिटिगेशन हो गई थी, बोहर की कमियां हो गई थी, उनको दूर करने के लिए मॉडल दिया किसने, सोमरफील्ड ने। तो अब देखते हैं एटम से रिलेटेड सोमरफील्ड का मॉडल क्या था। चलिए अब अपन बात करते हैं सोमरफील्ड मॉडल की। फर्स्ट अपना मॉडल था थॉमसन का मॉडल, सेकंड अपना मॉडल था रदरफोर्ड का, थर्ड अपना मॉडल था किसका, बोहर मॉडल, और फोर्थ अपना मॉडल कौन सा है, सोमरफील्ड। देखना ध्यान से, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग किसी एटम से रिलेटेड क्या क्या बातें बोली थी। जो बातें बोहर की मिटिगेशन थी उससे रिलेटेड इसका मॉडिफाइड फॉर्म किसके द्वारा दिया गया था, सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सोमरफील्ड ने एटम से रिलेटेड क्या बातें बोली, देखना ध्यान से। इसने बोला किसी भी सेल में क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब सेल जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। इसने बोला किसी सेल में भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब सेल होते हैं। एक से ज्यादा सब सेल का मतलब उपकोष होते हैं। एक से ज्यादा क्या होते हैं, सब सेल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सोमरफील्ड ने बताया ये जो सब सेल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट। किसी सेल, जैसे मैं सेल मान लूँ, ये क्या है, कोई सेल, इस सेल में क्या होते हैं, सब सेल। इस सेल में क्या होते हैं, सब सेल। जैसे सब सेल की अगर मैं बात करूं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। इसका मतलब सोमरफील्ड ने बताया कि किसी सेल में उपस्थित जो सब सेल जिनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट, इन्हीं सब सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन्हीं सब सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो एटम से रिलेटेड सबसे पहले सोमरफील्ड ने क्या बताया कि किसी भी सेल में, किसी कोष में भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इन्हीं उपकोष में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जो बातें बोहर ने नहीं बोली वो कौन बोलेगा, अब सोमरफील्ड। तो सबसे पहले ये बात
देख लीजिए इसमें इसने कहा किसी सेल में क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले सब सेल होते हैं, उन सब सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अब देखना सेकंड इसने क्या बताया, सेकंड इसने बात की थी जब बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। किसके अकॉर्डिंग, बोहर के अकॉर्डिंग। बोहर ने क्या बोला था, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। ये बात किसने बोली, बोहर ने। लेकिन सोमरफेल्ड ने क्या बताई, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। किसमें लगाता है, दीर्घवर्ताकार कक्षाओं में, दीर्घवर्ताकार। तो बोहर ने क्या बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। सोमरफेल्ड ने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, दीर्घवर्ताकार कक्षाओं में। दीर्घवर्ताकार कक्षा, इसका मतलब क्या हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसने क्या नाम दिया था, सर्कुलर ऑर्बिट। बोहर ने इसने क्या दे दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, दीर्घवर्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और क्या बताया इसने, बोहर ने तो बताया था कि दीर्घवर्ताकार कक्षा में चक्कर ना लगा कि किसमें लगाता है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसने कहा था ये जो वर्ताकार कक्षा है, जो काम में लिया था वर्ताकार कक्षा, बोहर ने उसके लिए बताया इसने कि ये जो वर्ताकार कक्षा एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें माइक्रोएक्सिस एंड मैक्रोएक्सिस, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जब बराबर हो जाएं, बराबर हो, तो इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घवर्ताकार का मतलब क्या हुआ, एलिप्टिकल ऑर्बिटल। और इसने क्या बताया, ये जो तुम बोल रहा है, बोहर को बताया इसने कि ये जो तुम जिसकी बात कर रहा है, किसकी, सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है। ये ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर माइक्रो एक्सिस एंड मैक्रो एक्सिस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष बराबर हो जाए तब क्या आती है, वर्ताकार कक्षाएं बनती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। ये किसने बोली, सोमरफेल्ड ने बोली। इसके आप इसको पहले उतार लें, उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा दीर्घवर्ताकार का मतलब क्या है, मैक्रो एक्सिस क्या है, माइक्रो एक्सिस क्या है, इससे रिलेटेड अपन कुछ बातें पढ़ेंगे। आप इसको सबसे पहले उतार लें। चलिए अब अपन बात करते हैं, किसने कहा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग करता है। तो देखना कैसे करेगा, इलिप्टिकल होता क्या है, देखना ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, जैसे किसी नाभिक के चारों ओर बात आती है, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट की, ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट। और किसी नाभिक के चारों ओर सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाता है, दीर्घवर्ताकार कक्षाओं। ये दीर्घवर्ताकार कक्षा, इसमें डिफरेंस क्या होता है देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ से क्या बना दूँ, कोई कंपोनेंट बना दूँ, एक ये मैंने ले लिया एक्सिस, एक एक्सिस मैंने ये ले ली, इसमें भी मैं दो एक्सिस ले लूँ, एक ये एक्सिस ले ली, एक ये एक्सिस ले ली। तो ये जो एक्सिस है इसको मैं क्या बोल दूँ, या तो क्या होगी ये दीर्घ एक्स, या ये क्या होगी लघु एक्स। दीर्घ एक्स लघु एक्स का मतलब क्या हो गया, या तो मैक्रो एक्सिस है या क्या है माइक्रो एक्सिस। इसी तरीके से ये जो एक्सिस है ये भी क्या होगी, या तो दीर्घ एक्स या क्या होगी लघु एक्स, मैक्रो एंड माइक्रो एक्सिस। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूं तो
दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो या इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, ये जो बड़ी वाली रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है, दीर्घअक्ष, और ये जो छोटी वाली इसको क्या बोला जाता है, लघु अक्ष। लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, ये मैक्रो एक्सिस, ये क्या है, माइक्रो एक्सिस। तो देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इसने बोला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। इसने बोला बोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। इसने कहा ये जो सर्कुलर ऑर्बिटर है ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर माइक्रो एक्सिस एंड मैक्रो एक्सिस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। इसने कहा ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसके अंदर ये जो माइक्रो एक्सिस एंड मैक्रो एक्सिस इनकी दोनों की अगर वैल्यू सेम हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, बराबर होने का मतलब अभी कौन सी ज्यादा है, दीर्घ अक्ष, और छोटी कौन सी है, लघु अक्ष। जब इन दोनों की ये जो वैल्यू है इन दोनों की क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों सेम हो जाएगी, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों सेम हो जाएंगे, इसका मतलब ये अगर वो छोटी हो जाए इसके बराबर हो जाए तो वो कौन सी स्टेज बनेगी, अपनी सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसने सोमरफेल्ड ने क्या बताया, जब लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों बराबर हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा सकता है, इस नाभिक के चारों रिवॉल्विंग कर सकता है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में, वरना इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगा, इन्हें इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। तो ये सोमरफेल्ड से रिलेटेड कुछ बातें हो गई, इसको आप उतार लें। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसके मॉडल से रिलेटेड कुछ बात। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। 2 पॉइंट हो गए इसमें। एक तो क्या हो गया, किसी सेल में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सब सेल होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सर्कुलर ऑर्बिट तो एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर माइक्रो एक्सिस एंड मैक्रो एक्सिस दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इससे रिलेटेड सोमरफेल्ड ने कुछ बातें बोली थी। थर्ड अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड, क्या बोली इसने, देखना थर्ड क्या बोला इसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ये कौन सी कक्षा है इसकी, वर्ताकार कक्षा। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इसकी नाभिक से दूरी नहीं बदलती। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, नाभिक से दूरी इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, सेम। किसी भी पॉइंट पर देख लो, नाभिक से दूरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो कौन सी ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है। तो यहाँ पे अपने को दिख रही है ये डिस्टेंस सभी में क्या है, सेम है। तो ये डिस्टेंस सभी में क्या है, सेम। ये जो डिस्टेंस आ रही है ये सभी में क्या हो रही है, सेम दिख रही है। तो डिस्टेंस क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो उसमें क्या होती है, नाभिक की इलेक्ट्रॉन की से दूरी क्या होती है, सभी में सेम होती है। ये दूरी क्या है, सभी में सेम। और इसने क्या बताया, जब कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसका मतलब ऐसी स्टेट है जिसमें माइक्रो एक्सिस एंड मैक्रो एक्सिस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वर्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाएगा तो क्या बदलता है, सिर्फ घूर्णन कोण बदलता है, रोटेशन एंगल बदलेगा, रोटेशन एंगल सिर्फ क्या बदलेगा, रोटेशन एंगल, घूर्णन एंगल, घूर्णन कोण क्या होगा, चेंज होगा। फिक्स क्या रहेगी, इस नाभिक की इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, नाभिक एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की, नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या रहती है, फिक्स रहती है। चेंज क्या होता है, सिर्फ
ये घूर्णन कोण, रोटेशन एंगल। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ रोटेशन एंगल चेंज हो रहा है, रोटेशन एंगल चेंज होगा। इसकी जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसने बताया कि घूर्णन कोण चेंज होता है, रोटेशन एंगल चेंज होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या होती है, फिक्स होती है। और इसने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये तो कौन सी थी, वर्ताकार कक्षा। ये कौन सी है इस इलेक्ट्रॉन की, दीर्घ वर्ताकार कक्षा, एलिप्टिकल ऑर्बिट। दीर्घ वर्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो इसने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है वो क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है, और रोटेशन एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। इसने क्या बताया, रोटेशन एंगल, घूर्णन कोण व नाभिक की इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो भी क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन है एलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो देखना, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम होगी, वापस ज्यादा होगी, वापस कम होगी, वापस ज्यादा होने लगेगी। इसका मतलब डिस्टेंस सेम नहीं आ रही, और एंगल तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वो तो किस में भी बदल रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करता है तब भी बदलता है। तो इसने बात बोली वर्ताकार कक्षाओं के लिए क्या बताया, दीर्घ वर्ताकार कक्षा के लिए घूर्णन कोण और नाभिक के इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या होती है, चेंज होती है। इसको आप उतार ले पहले, उसके बाद में बात करता हूं कि दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में घूर्णन कोण और दूरी से रिलेटेड इसने क्या बातें बोली, और इसको पहले आप उतार लें। चलिए, तो इसने क्या कहा, जब वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो घूर्णन कोण क्या होता है, चेंज होता है, दूरी क्या रहती है, फिक्स रहती है। जब दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो दूरी और घूर्णन कोण, रोटेशन एंगल दोनों ही क्या होंगे, चेंज होंगे। तो देखना, बोहर ने क्या बोला था, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, NH/2π का क्या है, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। बोहर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले देखना ध्यान से, कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसका फॉर्म था, मॉडिफाइड है। बोहर का मॉडिफाइड मॉडल कौन सा था, सोमरफील्ड। तो देखना, बोहर के अकॉर्डिंग क्या बताया, बोहर ने कहा किसी नाभिक के चारों जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में, ये कौन सी कक्षा थी इसकी, वर्ताकार कक्षा। वर्ताकार कक्षाओं का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग। तो ये इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्विंग करेगा जब इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसकी अपन ने बात कर ली थी, क्या होना चाहिए, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या है, यहाँ पे इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर या सेल नंबर बोल सकता हूं मैं। तो सोमरफील्ड ने क्या कहा, जब कोई इलेक्ट्रॉन दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग बोहर के अकॉर्डिंग तो क्या था, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसने क्या कहा, कोणीय संवेग J की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे J बोल दूं या L बोल दूं, कुछ भी बोल दो इसकी जगह। जैसे अपने L लेकर चले थे, कोणीय संवेग J की वैल्यू किसकी बातों पर डिपेंड करती है, टू कंपोनेंट्स पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, इसने एक तो काम में लिया कंपोनेंट था रेडियस कंपोनेंट काम में लिया था। ये जो कोणीय संवेग है, ये दो कंपोनेंट का क्या होता है, सम होता है। एक तो कौन सा था, रेडियस कंपोनेंट, और एक इसमें कौन सा था, एक था एजीमुथल या इसको क्या बोलते हैं, द्विअंशी। और ये रेडियस का मतलब त्रिज्य घटक और द्विअंशी घटक, दो कंपोनेंट का इनका जो सम होता है किसके इक्वल होता है, इस कोणीय संवेग। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काट रहा हो, किसकी रिवॉल्विंग कर रहा हो, नाभिक के चारों रिवॉल्विंग कर रहा हो, और कक्षा कौन सी हो,
इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो उनका कोणीय संवेग इन दो कंपोनेंट के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात किसने बोली, सोमरफील्ड ने। और बोर ने क्या बोली थी, कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल इसका मतलब nh/2π होना चाहिए। इसको आप उतार ले, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बोलूंगा और इसको सबसे पहले आप उतार लें। उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो सोमरफील्ड ने कहा जो इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग दो घटक पर डिपेंड करेगा, दो कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। एक तो रेडियस कंपोनेंट और एक है एजीमुथल कंपोनेंट। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ये किसने बोला, सोमरफील्ड ने। अब देखिएगा इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना। बोहर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। बोहर के अकॉर्डिंग जे या एल, इसको मैं एल भी बोल सकता हूँ, अपन एल काम में लिया था तो एल के अकॉर्डिंग चलेंगे। एल इजिकल टू क्या होता है, nh/2π। ये किसके अकॉर्डिंग था, बोहर के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग एल क्या होगा, एल इजिकल टू क्या होगा, एक तो इसने कहा त्रिज्य घटक। त्रिज्य घटक का मतलब इसने कौन सा काम में लिया, h/2π। यहाँ पे जो n था इसने n काम में लिया किसके लिए, इससे रेडियस कंपोनेंट के लिए। तो n की जगह क्या काम में ले लिया, nr। ये इसका कौन सा घटक था, कंपोनेंट था, रेडियस कंपोनेंट था। एजीमुथल द्विअंशी के लिए इसने क्या काम में लिया, h/2π। ये क्या होता है इसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। इसने क्या काम में लिया, n की जगह यहाँ पे k काम में ले लिया। क्या काम में ले लिया, के काम में ले लिया। तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट था, एजीमुथल कंपोनेंट। इन दोनों का जो सम होता है, इसका मतलब मैंने समझाया कि n की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, रेडियस है तो nr ले लिया, और एजीमुथल है तो यहाँ पे क्या काम में ले लिया, के ले लिया। सोमरफील्ड ने इन दोनों के सम के इक्वल क्या होता है, ये किसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एल इजिकल टू क्या बोला जाएगा, nr h/2π प्लस के h/2π। इन दोनों का सम हो गया। रेडियस कंपोनेंट और एजीमुथल कंपोनेंट का जो सम होता है वो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया किसके अकॉर्डिंग है, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग। अब इस फॉर्मूले को मैं किससे कंपेरेटिव कर लूँ, कंपेरिजन करूँ, बोहर के मॉडल से कंपेरिजन करूँ तो क्या वैल्यू आएगी उसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए अब अपन कंपेरेटिवली बात करते हैं। ये तो बात होगी इनके। अब दोनों की, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो बोहर मॉडल और सोमरफील्ड मॉडल इन दोनों की कंपेरेटिवली इसकी स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है, देखना ध्यान से। चलिए कंपैरिजन करते हैं, देखना। इसमें सेम वैल्यू क्या है, एल h/2π। इसको, इस फॉर्मूले को मैं देखना कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एल इजिकल टू क्या है, nr h/2π प्लस के h/2π। अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, h/2π, h/2π दोनों में सेम है तो h/2π क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचा, nr प्लस के। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, एल इजिकल टू h/2π का nr प्लस के मल्टीपल हो गया। और ये बोहर का क्या था, एल इजिकल टू nh/2π। इन दोनों में देखना, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो h/2π तो क्या है, दोनों में सेम है। देखिएगा ध्यान से, h/2π h/2π। इसका मतलब जो बचा हुआ वो कौन सा पोर्शन है, इसमें तो n बचा, इसमें क्या बचा, nr प्लस के। तो ये जो n है ये किसके इक्वल होगा, nr प्लस के, nr प्लस है के। देखिएगा ध्यान से। अब अपने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद जो अपना कंक्लूजन निकला वो क्या आया, ये जो n इंटीजर नंबर था ये किसके इक्वल आ गया, दो कंपोनेंट, दो इंटीजर नंबर के सम के इक्वल हो गया। nr प्लस है के सम के इक्वल क्या हो गया, इंटीजर नंबर n। अब देखना सोमरफील्ड ने क्या कहा, इसने जो दो कंपोनेंट काम में लिए थे,
दो कंपोनेंट कौन कौन से काम में लिए, एक तो रेडियस कंपोनेंट और एक है एजीमुथल कंपोनेंट। तो एनआर और के उसने क्या काम में लिया, जैसे इसने बोहर ने क्या काम में लिया था, एन काम में लिया, उसी तरीके से एनआर और के इसने बताया ये जो एनआर है ये एक तरीके का क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। एनआर क्या होता है, इंटीजर नंबर, और के भी एक तरीके का क्या है, इंटीजर नंबर। ये किसने बताया, सोमरफील्ड ने। इसने कहा ये जो एनआर है, एनआर की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नंबर के फॉर्म में क्या हो सकती है, 0 1 2 3 इंटीजर नंबर कुछ भी हो सकता है। और इसने क्या कहा सोमरफील्ड ने, के की वैल्यू जो होती है वो कभी भी 0 नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखना, के की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन के की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। एनआर की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन के की वैल्यू कभी अपने को 0 नहीं करनी। ये अपने सोमरफील्ड ने अपने मॉडल में बात कही थी। ये जो एनआर और के हैं ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इनकी वैल्यू कैसे होती है, 0 1 2 3 हो सकती है एनआर। के की वैल्यू कभी भी 0 काम में नहीं लेनी, 1 2 3 हो सकती है। तो देखना इसने क्या कहा, ये जो एन है, ये जो एन है, इस एन को इसने क्या कहा, अगर एन और के की अगर मैं बात करूं तो इसने ये रेशियो लिया जिसके अंदर इसने कैसे डिसाइड किया किसी ऑर्बिट का। देखना एन को इसने बोला मैक्रो एक्सिस। मैक्रो एक्सिस का मतलब क्या हो गया, दीर्घ अक्ष। एन को इसने क्या बोला, दीर्घ अक्ष। और के को इसने क्या बोला, इस एन की बात कर रहा हूं और के की बात कर रहा हूं। के को क्या बोला इसने, माइक्रो एक्सिस। माइक्रो एक्सिस इसका मतलब क्या हो गया, लघु अक्ष। तो सोमरफील्ड ने एन अपॉन के इसको क्या डिफाइन किया, एक तरीके से मैक्रो एक्सिस अपॉन माइक्रो एक्सिस। अब देखना इसका, किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, तो उसकी पहचान करेंगे। या तो वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, या क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, या तो वर्ताकार होगा या दीर्घवृत्ताकार होगा। देखना जब इसने कहा n इजिकल टू के हो, क्या हो, जब n बराबर k हो, इसका मतलब क्या हुआ। देखना इस पॉइंट को सोमरफील्ड ने बताया कि यदि n बराबर k हो, इसका मतलब n का मतलब मैक्रो एक्सिस, k का मतलब माइक्रो एक्सिस। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जब बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे मैं मान लेता हूँ ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसको अगर अपन मिलाएंगे तो ये कैसा बनेगा, इसकी ऑर्बिट की शेप कैसी होगी, सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर कर परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्विंग करेगा इससे सर्कुलर ऑर्बिट में। जब इस दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके यहाँ से पता चल रही है क्या होता है, वर्ताकार कक्षाओं में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों क्या होती हैं, सेम होती है, तभी वो क्या बनी, सर्कुलर बनी। तो n इजिकल टू जब k बोला जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काट रहा है, वर्ताकार कक्षाओं में, वर्ताकार कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा बोलनी है अपने को, वर्ताकार कक्षा, या मैं कह दूं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। अगर देखना इस n की जगह ऊपर मैं लिख रहा हूं बे n इजिकल टू k हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं जब n और k दोनों की वैल्यू क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, इसका मतलब n नॉट इक्वल टू k, n k के इक्वल नहीं होता हो, तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी। क्यों होगी देखना अभी मैं बताता हूँ। दीर्घवृत्ताकार कक्षा, n को इसने क्या बोला, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। जैसे मैं इसको मान रहा हूँ दीर्घ अक्ष, और k की वैल्यू इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब जो दूसरी एक्सिस होगी वो इसके बराबर तो नहीं होगी, इसका मतलब मैं थोड़ी छोटी मान लेता हूँ। अब इनको मिलाएंगे तो देखना, जब इनको मिलाएंगे तो कैसा बन रहा है ये शेप है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्विंग कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो ये इसकी कौन सी हो गई, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ये इसकी कौन सी थी, वृत्ताकार कक्षा। ये कौन सी हो गई, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऑर्बिट। जब इसने कहा सोमरफील्ड ने, जब n और k की वैल्यू जब सेम नहीं होती, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, तो कौन सी कक्षा बोलनी है अपने को, दीर्घवृत्ताकार कक्षा।
इलिप्टिकल ऑर्बिट, जब एन और के की वैल्यू सेम होती है तो अपने को क्या बोलना है, सर्कुलर ऑर्बिट। ये बातें बोली थी, इसको आप पहले उतार ले, उसके बाद अपन इससे रिलेटेड कुछ बातें और कहेंगे। तो देखना, इसको पहले आप उतार ले, उसके बाद मैं बात करूंगा इसके आगे की। चलिए, तो देखना कैसे दीर्घ वर्ताकार बोलना है, कैसे वर्ताकार कक्षा बोलनी है, किसी सेल के लिए, किसी सब सेल के लिए इनको कैसे डिफाइन होगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब n और k की वैल्यू सेम हो, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्बिट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। और n और k की वैल्यू सेम नहीं है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। तो देखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपना समरफील्ड मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। चलिए, अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल अपने को दे दे n=4, n= क्या दे दे, 4। कौन सा कोष दे दिया, चतुर्थ, फोर्थ सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फोर्थ सेल की। तो अपने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, n= क्या बोला, nr+k। बोर मॉडल और समरफील्ड मॉडल के अपने कंपैरिजन करके ये फॉर्मूला निकाला था। इसी से इसको सोल्व करेंगे। n=4 के लिए अपने को क्या पूछ ले, कितनी तो वर्ताकार कक्षाएं होगी, कितनी तो वर्ताकार कक्षाएं होगी, और कितने अपने क्या पूछ ले, दीर्घ वर्ताकार कक्षा होगी। इस सेल में उपस्थित कितनी तो वर्ताकार कक्षा होगी और कितनी दीर्घ वर्ताकार कक्षा होगी, दीर्घ वर्ताकार कक्षा होगी। तो देखना कैसे सोल्व करेंगे इसको। अपना फॉर्मूला क्या था, n=nr+k। मैंने कहा k की वैल्यू कभी भी अपने को क्या नहीं करनी, 0 नहीं करनी। ये किसने बोला था, समरफील्ड ने बोला था, k की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। n अपने को क्या दिया गया है, 4। n अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4। मैंने n की जगह क्या रख लिया, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सम होना चाहिए जिसके कारण अपने को क्या पॉसिबिलिटी हो, क्या कितना आना चाहिए, n की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो nr और k की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करो, पॉसिबिलिटी बताओ जिसके कारण n की वैल्यू कितनी आए, 4। जैसे सबसे पहले मैं k की बात कर रहा हूँ, k की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूँ इसकी वैल्यू। जब k की वैल्यू 4 है, nr की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4 हो सकती है, तो 0 रख देता हूँ। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 4। ये बात अपनी पॉसिबिलिटी सही है। जब k की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ, तो nr की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, जितनी n4 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरीके से k की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना रखूँ कि वैल्यू कितनी आ जाए, यानी कि 4 आ जाए, तो 2 रख देता हूँ। पॉसिबिलिटी चेक करें अपन, अगर k की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ, 1 रख दूँ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, किसके n की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 3। अब अगर k की वैल्यू 0 रखूँ, 0 अपने को k की वैल्यू नहीं रखनी, इस बात को ध्यान में रखना। इसका मतलब इतने ही क्या होंगे, इसमें सब सेल होंगे। तो पॉसिबिलिटी अपने चेक कर ली कि 4 + 0 1 + 3 2 + 2 3 + 1। पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 आना चाहिए। सेल कितना आना चाहिए, फोर्थ सेल की बात कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब अपने को क्या चेक करना है, कितनी वर्ताकार कक्षा है, कितनी दीर्घ वर्ताकार कक्षा है। देखना कैसे चेक की जाती है। मैंने कहा जब n=k होता है, n=k, तो क्या बोली जाती है, वर्ताकार कक्षा। क्या बोली जाती है, वर्ताकार कक्षा। जब n=k, n=k होती है, तो क्या बोली जाती है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा। सर्कुलर ऑर्बिट एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे ही तो अपन डिफाइन करेंगे। तो देखना
इस पॉसिबिलिटी में n और k की वैल्यू किस में सही हो रही है, बराबर आ रही है। ये n है अपना और ये k है। इस n और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। n क्या है 4, k की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 4, k की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें n इजिकल टू क्या आ रहा है, k आ रहा है। देख लो भाई, n इजिकल टू n की वैल्यू कितनी है 4, k की वैल्यू भी कितनी है 4, तो n बराबर क्या हो गया k। इसका मतलब ये जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। वर्ताकार कक्षा कितनी होगी अभी, ये काउंट होगी। इसी तरीके से n बराबर k, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी एक ही है जहाँ पे n बराबर k होता हो। मैंने कहा जब n बराबर k नहीं होता हो इसका मतलब n की वैल्यू k की वैल्यू से डिफरेंट हो। इसका मतलब इसमें भी हो रही है n इज नॉट इक्वल टू k, n नॉट इक्वल टू k, n नॉट इक्वल टू k। ये जो तीनों पॉसिबिलिटी है इसका मतलब क्या हुआ, n नॉट इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कक्षा है कौन सी होगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग करेगा वो कौन सी ऑर्बिट में करेगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। इसका मतलब कौन सा हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा इलिप्टिकल सेल में क्या करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो देखना n इक्वल टू नॉट के, यहाँ की 3 पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब 3 दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और यहाँ पे एक क्या है, वर्ताकार कक्षा। इसका मतलब वर्ताकार कक्षा कितनी होगी 1 और दीर्घवृत्ताकार कक्षा कितनी होगी, पॉसिबिलिटी इसे अपने देखा 3। तो इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्षा और वर्ताकार कक्षा अपने को पूछ लेता है। अपने को फॉर्मूला लगाना है n इक्वल टू nr प्लस k और k की वैल्यू अपने को 0 नहीं लेनी, पॉसिबिलिटी चेक कर लेना। k की वैल्यू 0 नहीं लेनी, 1 2 3 4 4 सेल अपने पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रख लेंगे और इनकी पॉसिबिलिटी देख लें कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसके बाद n इक्वल टू k, n और k की वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। जो अगर सेम आ रही है तो वर्ताकार, नहीं आ रही तो दीर्घवृत्ताकार। तो इसको आप पहले उतार लें, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं अपन, ये जो वर्ताकार कक्षा और दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, देखिए इससे अपने क्या देखा, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अपना जो कंक्लूजन अभी जो अपने क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड अपने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपने एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा मैं, उसको ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से एग्जाम में अपन ऐसे सोल्व पॉसिबिलिटी थोड़ी बनाएंगे। ये तो 4th सेल था, जैसे दे दे अपने को 56 नंबर का सेल दे दे, 100 नंबर का सेल दे दे, इस तरीके से अपन पॉसिबिलिटी थोड़ी चेक करेंगे। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, इस तरीके से वर्ताकार कक्षा और दीर्घवृत्ताकार कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है तो कैसे सोल्व करेंगे देखना। एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सर्कुलर ऑर्बिट कैसे काउंट करना है डायरेक्ट, उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिएगा। तो देखना अभी अपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, अपने को सेल कौन सा दे रखा था, 4th सेल। अपने क्या आई, वर्ताकार कक्षाएं कितनी आई, वर्ताकार कक्षाएं कितनी आई थी, वर्ताकार कक्षाएं 1। दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं कितनी आई थी, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं कितनी आई थी अपने पास से 3। दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं कितनी आई थी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 3। तो देखना n इक्वल टू 4 दिया था, तो किसी सेल, ये कौन सा सेल दिया अपने को, सेल नंबर 4। इसका मतलब किसी सेल में कितने होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। किसी सेल में, किसी कोश में क्या होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, n सब सेल होते हैं। जैसे सेल कौन सा दिया अपने को, n सेल दिया, n उसमें क्या होंगे, सब सेल होंगे। किसी सेल, जो सेल अपने को दे रखा है उस सेल में कितने सब सेल होंगे, n ही सब सेल होंगे। अगर उसकी मैं बात करूं तो जिसमें अपने को क्या पूछ ले, वर्ताकार कक्षाएं कितनी होगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं कितनी होगी। तो अपने को क्या बताना है, वर्ताकार कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 1 होगी,
किसी भी सेल की बात करें उसमें कितने सेल हैं, जैसे मैं बात करूं n कोई सेल दे रखा है तो किसी n सेल में कितने सब सेल होंगे, n ही क्या होंगे, सब सेल होंगे। अगर किसी सेल में n ही सब सेल हो तो अपने को क्या बताना है, वर्ताकार कक्षाएं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इस बात को ध्यान रखना। और दीर्घवर्ताकार कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, दीर्घवर्ताकार कक्षा, इसकी संख्या कितनी बताई जाती है, n-1, क्योंकि जब अपना n सेल था उसमें सब सेल कितने हो गए, n, इसका मतलब 4 ही सब सेल हो गए। और 4 ही कौन सा सेल कौन सा था, फोर्थ सेल था, और फोर्थ ही क्या है, सब सेल है। तो वर्ताकार कक्षा कितनी आई थी, 1। दीर्घवर्ताकार कितनी आई, 3 का मतलब क्या हुआ, आपने वो सेल कौन सा दे रखा था, फोर्थ, इसका मतलब n-1, फोर्थ सेल दे रखा था, 4-1 3। तो दीर्घवर्ताकार कक्षाएं किससे बताई जाती हैं, n-1। ये ट्रिक होती है डायरेक्ट। जैसे अब मैं पूछ लूँ क्वेश्चन में आपको कि जैसे मैं पूछ लूँ 16, ये जो 16 सेल दे रखा है आपको, n कितना दे रखा है, 16 दे रखा है मैंने, n कितना दे रखा है, 16। तो मैं ये पूछ लूँ वर्ताकार कक्षा बताओ और दीर्घवर्ताकार कक्षा बताओ, तो किसी n सेल में कितने सब सेल होते हैं, n ही सब सेल हो, n ही क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वर्ताकार कक्षा बताओ तो कितनी होगी, 1 ही होगी। दीर्घवर्ताकार कक्षा कितनी होगी, n-1, इसका मतलब 16-1 कितनी होगी, 15 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से निकाली जाती हैं। तो डायरेक्ट अपने को ध्यान में रखना है। तो किसी सेल में n, जो सेल अपने को n सेल में n ही क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, उसमें वर्ताकार कक्षा 1 होती है, दीर्घवर्ताकार कक्षा n-1 के इक्वल होती है। इसको मैं थोड़ा पहले आप इसको उतार लें, उससे रिलेटेड मैं थ्योरी लिखा देता हूँ। इसको पहले आप उतार लें। चलिए तो ये जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे मैं थोड़ी थ्योरी लिखा देता हूँ जिसका आपको याद रहे। नोट लगा के लिख लें इस चीज को। क्या लिखना है, किसी n सेल में, किसी n सेल में, किसी n सेल में क्या होते हैं, nth सब सेल होते हैं, nth सब सेल होंगे। किसी n सेल में क्या होंगे, nth सब सेल होंगे। तो अपने को क्या पूछ लेता है, वर्ताकार कक्षा बताओ। तो अपने को उसमें क्या बताना है, वर्ताकार कक्षा बराबर कितनी बतानी है, 1 बतानी है। दीर्घवर्ताकार कक्षा बताओ, दीर्घवर्ताकार कक्षा तो अपने को क्या बतानी है, जो nth सेल है उसमें nth क्या है, सब सेल, तो उसमें से क्या कर देना है, 1 कम कर देना है। जो अपना nth सेल है उसमें से 1 कम कर देना, वो क्या आ जाएगी, दीर्घवर्ताकार कक्षा। दीर्घवर्ताकार कक्षाओं का मतलब क्या हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये कौन सा हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाएगा, इस बात से अपने को क्या कैलकुलेट कर लेंगे, किसी nth सेल में कितनी तो सर्कुलर ऑर्बिट है, कितनी इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगी, उनकी संख्या ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने कहा किसी n सेल में n ही क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, उसमें वर्ताकार कक्षा 1 होती है और दीर्घवर्ताकार कक्षाएं n-1 होगी। हमेशा ही किसी भी सेल के लिए बात कर लेना, ये क्या होगी, कॉमन होगी। तो स्टेटमेंट को आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये तो बात होगी अपनी सोमरफेल्ड मॉडल, एटम से रिलेटेड। सोमरफेल्ड ने बोहर के मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट किया, उससे रिलेटेड कुछ बातें बोली, उसको अपन ने पढ़ लिया। इम्प्रूवमेंट या मॉडिफाइड किया इसने, जो मॉडल बोहर के मॉडल में जो कमियां थी, जो मिटिगेशन थी इसमें बोहर में, उसको किसने पूरा किया, थोड़ा सोमरफेल्ड ने।
तो सोमरफील्ड के मॉडल में जो कमियां थी वो कौन कौन करेगा पूरी? मॉडर्न मॉडल या क्वांटम मॉडल, जिसको अपन ने क्या बोला था, वेव मैकेनिकल मॉडल, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे सोमरफील्ड मॉडल की कौन कौन सी मिटिगेशन थी, कौन कौन सी कमियां थी, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसकी दो ही तरीके की कमी थी। कौन कौन सी कमी? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिटिगेशन की, इसकी देखिएगा ध्यान से। तो क्या पढ़ेंगे अब? मिटिगेशन ऑफ ए सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल की कमियां। सबसे पहली कमी क्या थी? जैसे बोहर की सबसे पहली कमी कौन सी थी? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए मॉडल अप्लाइड हो रहा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए मॉडल अप्लाइड नहीं हुआ। इसी तरीके से ये जो सोमरफील्ड मॉडल था, ये भी क्या बताया इसने भी? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए ये अपना मॉडल क्या हो रहा था, यहाँ पे अप्लाइड हो रहा था। ये इसकी कमी थी, मिटिगेशन थी इसकी। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए अपने इस मॉडल को नहीं रिप्रेजेंट कर पाया। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए ये अपना मॉडल नहीं दे पाया, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ये इसकी क्या थी? सबसे पहली कमी थी। सेकंड इसमें क्या होता है? सेकंड इसने बताया कि ये जो जिमान एंड स्टोक इफेक्ट थे, साइंटिस्ट जिमान एंड स्टोक, इसने क्या बताया कि माइक्रोस्पेक्ट्रम जो लाइन है, इनको अलग अलग एक्सटर्नल फील्ड में जिमान में कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड, और स्टोक में कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्पेक्ट्रम लाइन को, माइक्रोस्पेक्ट्रम लाइन को इन एक्सटर्नल फील्ड से गुजारा जाता है तो क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। मैंने कहा स्प्लिटिंग कब होती है? हमेशा ही जब कोई एक्सटर्नल फील्ड लगे। जब कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया जाता है तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे उनकी ऊर्जा समान नहीं रहती, तो उनको क्या बोला जाता है? जनरेट ऑर्बिटल्स। तो इस बात की व्याख्या ये सोमरफील्ड भी नहीं समझा पाया। जिमान एंड स्टोक इफेक्ट, जो जिमान एंड स्टोक इफेक्ट था, जो स्पेक्ट्रम लाइन थी, माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस की जो स्प्लिटिंग थी, उसको भी ये नहीं समझा पाया। तो ये दो कमियां थी किसकी? सोमरफील्ड की। एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए बताया, सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए नहीं बता पाया। एक जिमान एंड स्टोक इफेक्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? माइक्रो स्पेक्ट्रम लाइंस को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से गुजारा, जिसके कारण उसमें क्या हो जाती है? एक से ज्यादा रेखाओं में, लाइंस में क्या हो जाती है? उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इस बात को सोमरफील्ड भी नहीं बता पाया। ये बोहर की भी कमी थी और किसकी कमी थी? सोमरफील्ड की भी कमियां रह गई थी। तो इसको कौन पूरा करेगा? अब क्वांटम मॉडल। इनको कौन पूरा करेगा? अब क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल सोमरफील्ड मॉडल का क्या होगा? इन सभी मॉडल्स का क्या होगा? मॉडिफाइड फॉर्म होगा। उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको अभी तक बोहर मॉडल या सोमरफील्ड मॉडल की जो मिटिगेशन थी, इससे रिलेटेड मॉडल था, उसमें आपको किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।